मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे लक्ष्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कल हमने क्या पढ़ा था? बीजांड, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन सभी लोग देखिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन अगर एक वर्ड में इसकी डेफिनेशन को बोले तो फर्टिलाइजेशन है मेल गैमीट्स, नर युग्मक कहते हैं मेल गैमेट को हिंदी में, फीमेल गैमेट हिंदी में कहते हैं मादा युग्मक। ये दोनों कोशिकाएं जो नर युग्मक है और मादा युग्मक आगुणित होती है। इन दोनों के संलयन से, या ये कह सकते हैं कि युग्मक संलयन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। हिंदी में कहते हैं युग्मनज बनता है, और ये युग्मनज द्विगुणित बनता है, ठीक है। इस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो और हिंदी में कहते हैं भ्रूण। ऐसी विधि को या ऐसी क्रिया विधि को निषेचन कहते हैं। ये है निषेचन की डेफिनेशन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। एटीन 77 में की थी, ठीक है। ये जो आप निषेचन पढ़ रहे हो, किस में पढ़ रहे हो आप? आवृतबीजी पौधों में। तो ये भी लिख सकते हैं आवृतबीजी। आवृतबीजी का मतलब होता है फूल वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनमें फूल होता है। आवृतबीजी फूल वाले पौधे के जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं, या कह सकते हैं कि मिलकर युग्मनज बनाते हैं, तथा भ्रूण का निर्माण करते हैं, निषेचन कहलाता है। इसको कहते हैं निषेचन, ठीक है। ये निषेचन जो आप पढ़ रहे हैं ये है आवृतबीजी पादपों में निषेचन, क्योंकि हम फूलों पादपों का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए उसमें पढ़ेंगे पहले। तो निषेचन किस तरीके से होता है पौधों में, अब ये सीखेंगे। निषेचन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ऐसी क्रिया को हम युग्मक संलयन कहते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल करके नर युग्मक और मादा युग्मक युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज के बाद एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण करते हैं, उसको हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं निषेचन कैसे होता है।
निषेचन कैसे होता है? अभी पढ़ा हमने कि निषेचन क्या होता है। क्वेश्चन आता है कि आवृतबीजी पौधों में या पुष्पों में निषेचन की क्रिया को समझाइए, निषेचन की क्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पहले पढ़ेगा कि निषेचन क्या है, और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, निषेचन कैसे होता है। नमस्ते, बहुत जल्दी आ गए। आज पढ़ेंगे निषेचन, ठीक है। और निषेचन के बारे में आपको थोड़ा बहुत कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि निषेचन क्या होता है। निषेचन मीन्स होता है फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जब दो युग्मक आपस में फर्टाइल करते हैं, फर्टाइल यानी कि युग्मक संलयन होता है, तो वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, ठीक है। जब दो नर युग्मक, और ये दोनों नर युग्मक कैसे होते हैं? आगुणित, सॉरी दो नर युग्मक नहीं, एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है, ठीक है। और ये दोनों कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। और जब ये आपस में संलयित होते हैं तो एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, और इस द्विगुणित जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। समझ आ गया? अब क्वेश्चन है आपका कि निषेचन कैसे होता है, ठीक है, वो पढ़ना है आपको। नोट कर लो इसको। समझ में आ रहा है निषेचन? आज हम निषेचन और डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, दोहरा निषेचन। दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे अभी। देखिए, अब निषेचन की क्रिया विधि को समझेंगे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है। अगर आप ये फ्लो चार्ट भी बनाते हो एग्जाम में तो भी आपको वही मार्क्स मिलेंगे जो आप लिखोगे थ्योरी में। बस ये क्या है, शॉर्ट में है और जल्दी समझ में भी आ जाएगा। अब सबसे पहले पता होना चाहिए निषेचन कैसे होना, ठीक है, कैसे होता है। इससे पहले ये पता होना चाहिए कहाँ होता है, कहाँ होता है निषेचन, बताओ। अंडाशय की बात नहीं करेंगे, अब हम पता है कहाँ से चलेंगे, जो हमने पुष्प के भाग पढ़े थे, ठीक है, हम वहाँ से चलेंगे। यानी निषेचन किससे शुरू होगा? पुष्प से। और ये जो पुष्प है इसको मैंने क्या बताया था कि आवृतबीजी पौधों का पुष्प एक आवश्यक जनन अंग है। कैसा अंग है? आवश्यक जनन अंग। आवश्यक जनन अंग पढ़े थे ना हमने, ठीक है। ये वो अंग है जहाँ पर निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, और निषेचन की क्रिया के पूरे होने के बाद एक भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस आज पढ़ने जा रहे हैं। पुष्प के बाद देखो क्या होता है। पुष्प के बाद ये कौन सा डायग्राम बताओ, इसे क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ, ये क्या है? ये पुमंग है, ठीक है। और इस पुमंग के को हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3। इसको क्या कहा था? परागकोश। और जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे ये क्या होते हैं? पराग कण। तो निषेचन की क्रिया करने के लिए हमें कौन से अंग चाहिए? आवश्यक अंग चाहिए, ठीक है। तो आवश्यक अंग कौन सा है? पराग कण। जब आप नर युग्मकों का विकास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो पराग कण है वो नर युग्मकों की प्रथम कोशिका है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है? पराग कणों का निर्माण होगा, ठीक है, या नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा। उस क्वेश्चन में हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पुष्प पहले क्या होंगे? परागकण। पुष्प के अंदर जो परागकण होते हैं ये परागकण कहाँ जाएंगे? इन परागकणों का वर्तिकाग्र पर गिरना या पहुंचना, ठीक है, या स्थानांतरण,
ये सब हम कह सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको, परागण पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था उसमें कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी आपको समझ आ रहा है, 2 पॉइंट समझ आ रहे हैं कि निषेचन की क्रिया करने के लिए पहले क्या होगा, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होगा। ठीक है, यानी परागण की क्रिया भी होना जरूरी है। तो पहले क्या होगी, परागण की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, अब जब परागण हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी से। परागण के बाद क्या करेंगे, अरे परागण संपन्न हो गया ना, वर्तिकाग्र पर गिरना पराग कणों का, इसके बाद पराग कणों का अंकुरण। ठीक है, पराग कणों का क्या होगा, अंकुरण होगा। अंकुरित अनाज खाए, अंकुरित अनाज देखे हैं कैसे होते हैं, बताओ। और क्या, अंकुरित अनाज बताओ कैसे होते हैं, बताओ जल्दी से। देखो इस डायग्राम में, देखो इससे समझो, इसमें क्या है, ये परागकण है। ठीक है, अब ये परागकण क्या होंगे कि जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे इस तरह से, देखो वर्तिकाग्र बताओ कैसे बनेगी, वर्तिकाग्र के लिए क्या बनाना पड़ेगा, मादा जननांग बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, मादा जननांग, और इसको क्या कहते हैं, वर्तिका। और वर्तिकाग्र कहाँ पे है, ये 3 भागों में बटा है मादा जननांग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब देखो इधर डायग्राम में देखो, और इसके अंदर होता है भ्रूण कोश। ठीक है, ये है भ्रूण कोश है। डायग्राम को देखो ध्यान से, तभी समझ पाओगे निषेचन। अब ये जो परागकण है ये कहाँ पे आ गए, बताओ कहाँ पहुँच गए, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, अब क्या होगा, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये अंकुरित होकर, ध्यान से देख लो, ध्यान से, जब ये अंकुरित होंगे तो अंकुरित होकर एक यहाँ पे नली का निर्माण हो जाएगा। किसका, एक नलिका का निर्माण, और इस नलिका को हम क्या कहते हैं, पराग नलिका। ठीक है, तो आगे की स्टेप क्या होगी, पराग कणों का अंकुरण हो गया, अब क्या लिखेंगे बताओ, आगे की स्टेप में यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो हाँ, पराग नलिका का निर्माण। ठीक है, अंकुरण के बाद पराग नलिका का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और जब यहाँ पर पराग नलिका विकसित हो जाएगी, दिखाई दे रहा है सबको डायग्राम में, पराग नलिका बन गई है। ठीक है, अब ये बताओ मैंने कहाँ तक पहुँचा है पराग नलिका को, पराग नलिका, ध्यान से देखो, ध्यान से। प्रियांशी क्या बात, ठंड ज़्यादा लग रही तुम्हें आज, लग रहा है ठंड में दिमाग सुन्न हो गया है, क्यों, हाँ लग तो ऐसे ही रहा है, लगा के तो आइए टोपा वगैरह, फिर भी ठंड लग रही है। देखो इधर, और आज नेहा तुम कहाँ रहेगी, तुम भी ठंड बना रही थी, फिर अच्छा चाय बना रही थी, हाँ मतलब ये ठंड मनाना ही तो हुआ, चाय बनाना। अरे तो ठंड में ज़्यादा बनती है, गर्मी में लोग कम पीते। चलो ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग इसका मतलब सुन नहीं होगा, प्रियांशी की तरह। समझ में आ रहा है तुम्हें, सब समझ में आ रहा है, ये बताओ, कुछ नहीं आ रहा है, चलो अभी रिवाइज करेंगे इसे। ठीक है, इधर देखो, अब पहले जहाँ पे समझा रही हूँ हाथ पे समझो, यहाँ पर पराग नलिका का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये पराग नलिका, ये देखो ये क्या है, पराग नलिका। ठीक है,
ये परागनलिका कहाँ से जा रही है? वर्तिका से कहाँ से कहाँ? एक भाग और भी तो है बीच में। हाँ, वर्तिका से होती हुई कहाँ पहुँच गई? अंडाशय तक। ये स्टेप भी आपको इसी तरीके से लिखना है। समझ आ गया? तो अगला स्टेप क्या होगा बताओ? नहीं, परागनलिका। परागनलिका वर्तिका से होती हुई, मेहनत कर लो मेहनत, यही मेहनत के नंबर आएंगे तुम लोगों के। कहाँ पहुंच गई? होती हुई अंडाशय तक पहुंची लिख लो, पहुंच गई मत करो, ठीक है? पहुंची। अब भाई इनकी जर्नी अभी यहीं पे समाप्त नहीं होगी, और बढ़ेगी आगे, ठीक है? क्योंकि बनाना क्या है? भ्रूण कोश का निर्माण होना है, जो कल टॉपिक मैंने बताया था एम्ब्रियो सैक, ठीक है? भ्रूण कोश बोला था मैंने, बड़ा टॉपिक है, तो उसे समझाएंगे आज, वही समझा रहे हैं, ठीक है? तो अभी इनकी जर्नी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। अभी ये कहाँ जाएंगी? अब ये कहाँ जाएंगे ये बताओ पहले। हाँ, अब ये कहाँ एंटर करेंगे? बीजांड में। तो अगला स्टेप क्या लिखें? केवल बीजांड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अगला स्टेप लिखेंगे, हाँ ये भी कह सकते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। अंजू का दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है, अंजू अब पढ़ रही है नहीं, अंजू अब पढ़ रही है, वाकई में उसका दिमाग बिल्कुल सही जा रहा है। परागनलिका, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, ठीक है? शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिखिए कि परागनलिका अंडाशय से होती हुई बीजांड में पहुंचती है, ठीक है? या बीजांड में एंटर करती है। तो अब ये बताओ, परागनलिका बीजांड में भी पहुंच गई, अब क्या करना है? अब कहाँ जाएगी ये? भाई अभी तो बीजांड में ही पहुंची है, अब इस बीजांड के अंदर ये क्या बना है? ये, अरे अंडाशय तो बाहर है, ये क्या है? ये देखो, ये तो वो था बीजांड, ठीक है? और ये अंदर क्या है? भ्रूण कोश। तो अब कहाँ पहुंचेगी ये? हाँ, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या लिखे? नहीं, बीजांड से होती हुई भ्रूण कोश में, तो यही यहाँ पे बीजांड है, बस यहाँ पे क्या कर दोगे? परागकोश कर देना, ठीक है? बीजांड की जगह पे यहाँ परागकोश कर दो बस। परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, याद हो जाएगा ये इसी क्लास में। और ऐसे लिख के आओगे भी नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा। जो भी कॉपी चेक करेगा वो टीचर यही कहेगा कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है? और ऐसे क्लिक कराना जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इसी तरीके से। आप बस ये है कि इसमें आप अपना अगर लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है? वैसे आप इस फ्लो चार्ट के जरिए बताओगे निषेचन तो भी ये बेटर है सबसे ज़्यादा, ठीक है? अब बताओ अब क्या होगा? देखो इधर, परागनलिका कहाँ पहुँच गई? अब भ्रूण कोश में, ठीक है? अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है? भ्रूण कोश में पहुँचने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, ये जो आप पढ़ रहे हो नर युग्मक, ठीक है? यहाँ पे इस नर युग्मक को हम कहते हैं नर जननक कोशिका, ये भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नर जननक कोशिका, यानी नर जनन कोशिकाएं, ठीक है? तो जो नर जनन कोशिकाएं हैं, नर जननक कोशिका निषेचित होगी किससे? मादा युग्मक से, ठीक है? इसको क्या कहते हैं हम? अंड कोशिका। यहाँ पे भी आप नोट कर लो ऐसे, अंड कोशिका, ठीक है? अब जो आपने अभी निषेचन पढ़ा था, अब यहाँ पर यानी
कि जब पराग नलिका भ्रूण कोश में एंटर करती है, ठीक है, तब वहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी? निषेचन। और किसके माध्यम से होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक के माध्यम से, ठीक है। यानी जो नर जनन कोशिकाएं हैं और जो अंड कोशिकाएं है, जब ये आपस में मिलती है तो किसका निर्माण करती है? क्या बनाई है? हाँ, युग्मनज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? युग्मनज का निर्माण करती है। और इसके बाद, युग्मनज के बाद क्या बना? भ्रूण। क्या बन गया ये? भ्रूण। लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या बताया था मैंने अभी कि जो नर जनन कोशिकाएं हैं, जिनको हम नर जनक, ठीक है, जननक कोशिका भी कहते हैं, और अंड कोशिका मिल करके एक युग्मनज का निर्माण करती हैं। और ये युग्मनज, जो युग्मनज बनते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का। यानी ये प्रोसेस कहाँ तक पहुंची? भ्रूण तक। और ये बात कहाँ तक की थी? भ्रूण तक बनने की, ठीक है। अब पूरी खत्म नहीं हुई है। भ्रूण बनने के बाद अब क्या होगा? भ्रूण कोश का निर्माण होगा, ठीक है। जो ये भ्रूण कोश है ये डबल फर्टिलाइजेशन में विकसित होता है, ठीक है। ये जो आपने अभी पढ़ा है ये कहाँ तक की है? निषेचन तक केवल। ये आपको निषेचन की क्रिया मैंने समझाई है, जब निषेचन में किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का, ठीक है। नोट कर लो इसे। अब यहाँ पर हम इसको नरजनन कोशिकाएं जो है, इसको हम पहला नरजनक कह सकते हैं, ठीक है। पहला नरजननक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आवृतबीजी पौधों में, सिर्फ आवृतबीजी के पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन होता है, ठीक है। तो इसमें दो नर युग्मक बनते हैं। एक नर युग्मक जब अंड कोशिका से मिलता है तो किसका निर्माण होता है? भ्रूण का, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊँ दोहरा निषेचन, तब उसमें समझाऊंगा पूरा सही से। निषेचन समझ में आ गया? सभी को आया या नहीं? ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। देखो फिर से समझा रही हूँ मैं। निषेचन क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। निषेचन, नर युग्मक और जब मादा युग्मक क्या करते हैं? निषेचित होते हैं या युग्मक संलयन करते हैं, या ये कह सकते हैं कि मादा युग्मक और नर युग्मक का जब मिलते हैं तो एक युग्मनज बनता है, ठीक है। और युग्मनज बनने के बाद किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का। तो ये क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन की खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने की थी 1877 में। सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था निषेचन को, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू है, पूछा जाता है एमसीक्यू में। अब देखिए आगे बढ़े। अब ये भी याद रखना है, कभी पूछ लिया जाता है कि नर युग्मक बताओ द्विगुणित होता है या अगुणित होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो मेल गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और ये एन, ये सिंबल है इसका, ठीक है। अगुणित को प्रदर्शित करने का क्या है? ये सिंबल है। और आप लिख भी सकते हैं अगुणित होते हैं, ठीक है। अगुणित को कहते हैं हैप्लॉइड। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। ये भी मादा कैसी है? अगुणित, यानी हैप्लॉइड है। और जो युग्मनज तैयार हो रहा है वो क्या हो जाएगा? 2n। हाँ, 2n का मीन्स क्या है? द्विगुणित। एक बार बताओ मुझे कि ये यहाँ पर द्विगुणित क्यों हो रहा है? इसे कहते हैं डिप्लॉइड। हाँ, अच्छा ये बताओ मुझे पहले कि ये अगुणित कोशिकाएं क्यों ली गई है? क्या नर मादा की द्विगुणित कोशिका नहीं ले सकते क्या? द्विगुणित कोशिकाएं होती है नर मादा में? नहीं ना, अगुणित ही तो होती है, तभी तो अगुणित बोल रहे हैं ना। लेकिन एक बार बताओ कि जब नर मादा की अगुणित कोशिकाओं को लेते हैं, इसमें विभाजन होता है सेल डिवीजन, और अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमेशा याद रखना कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नर की जनन कोशिकाओं की जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं उनको ही निषेचित करा जाता है, ठीक है। दोनों में क्या होगा
कि अर्धसूत्री विभाजन में कि दोनों कोशिकाएं की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगर यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता तो यहाँ पर इन दोनों किसकी, नर और मादा की संख्याएं क्या होती, गुणसूत्रों की बराबर होती। और ये किस कारण है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण। इसीलिए आगुणित कोशिकाओं, ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होती है, आगुणित कोशिकाएं विकसित होती है नर और मादा में। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब द्विगुणित कोशिका, अब यहाँ पर क्या होगा, जो युग्मनज है वो द्विगुणित बन जाएगा, ठीक है। द्विगुणित बनने के बाद क्या होगा, एक भ्रूण का निर्माण होगा, एक भ्रूण का निर्माण होगा और जिसके माध्यम से भ्रूण कोश तैयार होगा, ठीक है। एक परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण होगा इसमें। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया सही से? चलो आगे बढ़े हम। ये तो था आपका निषेचन। अब सेकंड क्वेश्चन है कि निषेचन कैसे होता है। ये मैंने आपको बता दिया फ्लो चार्ट से कि निषेचन कहाँ होगा, पुष्प में होगा। पुष्प के कौन से अंगों में होगा, हाँ, पुष्प के कौन से अंगों में होगा, आवश्यक जनन अंगों में। आवश्यक जनन अंग कौन से होते हैं, पुमंग, ठीक है। पुमंग के अंदर हम किस में पढ़ेंगे, परागकण, और जयान में किसको पढ़ेंगे, वर्तिकाग्र को, ठीक है। अब क्या होगा, पुष्प के बाद अगला स्टेप क्या होगा, चाहे आप स्टेप डाल लो जिससे याद रहे तुम्हें। स्टेप नंबर डाल लो जिससे याद रहे। ये 9 है और ये 10, ये 11, टोटल 11 स्टेप है, ठीक है। तो क्या होगा कि पुष्प के बाद जो परागकण होंगे वो कहाँ पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाएगा, परागण कहलाता है, ठीक है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यहाँ पे परागण की क्रिया संपन्न होगी, उसके बाद ये जो परागकण है वो कहाँ क्या पहुँचेंगे, देखो क्या होगा, यहाँ पे अंकुरण होगा, ठीक है। इनका अंकुरण होने के बाद ये क्या बना लेंगे, एक बताओ, परागकण अंकुरित हो जाते हैं जब, तो क्या बना रही है, एक पराग नलिका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ये परागकणों का अंकुरण होगा, उसके बाद क्या होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा। और जब पराग नलिका निर्मित हो जाएगी फिर वो कहाँ जाएगी, वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुँचेगी। ये आपकी वर्तिका है, डायग्राम में दिखाई भी दिख रही है तुम लोग को या नहीं। देखो डायग्राम के जरिए ही बायो को आप समझाइए, समझ गए। डायग्राम को अगर बायो को शो करना है तो आप हर स्टेप में डायग्राम बनाओ तो एकदम क्लियर समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, वर्तिका, पराग नलिका कहाँ से होती हुई जा रही है, वर्तिका से होती हुई कहाँ पहुँच रही है, अंडाशय, ठीक है। वही स्टेप मैंने यहाँ लिखा है जो आपको डायग्राम में दिखाया है कि पराग नलिका से होती हुई अंडाशय तक पहुँच रही है, उसके बाद बीजांड में प्रवेश करेगी, उसके बाद भ्रूणकोश में। भ्रूणकोश में प्रवेश जैसे ही होगा पराग नलिका का, वहाँ पे जो नर जनन, जो नर कोशिका, पहला, अभी बता रही हूँ पहला क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, अभी बता रही हूँ इसको। नर जनन कोशिकाएं जो होंगी, जो किसमें, भ्रूणकोश में अंड कोशिका इंतजार कर रही हैं, किसका, नर जनन कोशिकाओं का, ठीक है। उससे जाके क्या हो जाएंगी, वो निषेचित हो जाएंगी, यानी युग्मक संलयन हो जाएगा, युग्मक आपस में मिल जाएंगे। और जब युग्मक आपस में मिल जाते हैं तब एक क्या बनता है, युग्मनज। कैसा बनता है, द्विगुणित बनता है। किस प्रकार के युग्मनज का निर्माण होता है, द्विगुणित। और इसके बाद क्या बनेगा, भ्रूण, यानी भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, सही से समझ आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब पहले एक पॉइंट ये देखो कि इसको पहला क्यों कहा जा रहा है। देखो ठंड में हाथ भी नहीं चल रहे बोर्ड पे, तुम लोग चल रहे कॉपी पे तो ठीक है, मेरे तो चल नहीं रहे बोर्ड पे। अब सोचो कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, तुम भी कर रहे हो, तो फिर किस लिए कर रहे हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मेहनत का फल कैसा होता है, मीठा,
और मीठा फल खाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। इसलिए मेहनत को करते रहो, लगे रहो ऐसे ही। देखो अब हम परागकण की बात कर लेते हैं। देखो इधर यहाँ पे बता रही हूँ, ये जो परागकण है इस तरीके से परागकण की संरचना बनेगी। ये क्या है? एक परिपक्व परागकण की संरचना है, ठीक है। जब आप इसमें नरयुग्मकोद्भिद पढ़ेंगे, नरयुग्मकोद्भिद पढ़ाऊंगी जब मैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, तो उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि एक परिपक्व परागकण की संरचना कैसे बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस स्टेप को समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो इसके बाहर एक और संरचना तैयार होती है, इसको कहते हैं बाह्यजोल, ठीक है। ये आवरण है परागकण का और ये कहलाती है अंतःजोल। समझ आ रही की बात? जिस तरह से बीजांड में आवरण था बीजांड को सुरक्षित करने का, उसी तरह से परागकण में भी क्या होगा? एक आवरण तैयार होगा जिससे वो परागकणों को सुरक्षित करेगा, ठीक है। यानी परागकण की संरचना को सुरक्षित करेगा। इसके अंदर क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो नलीनुमा संरचना, ठीक है, ये होती है पराग नलिका। क्या है ये? और इस पराग नलिका को पॉलन ट्यूब भी बोलते हैं इंग्लिश में। हर डायग्राम की नेमिंग इंग्लिश में करना। जितने भी डायग्राम पढ़ रहे हो, दोनों नेम बता रही हूँ मैं हिंदी इंग्लिश के, लेकिन आप एग्जाम में नेमिंग इंग्लिश में करोगे। इतनी टफ स्पेलिंग नहीं है, याद हो जाएगी सभी को, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। इसके बाद देखो ये जो पराग नलिका की आप देख रहे हैं, ठीक है, ये नलिका का जो निर्माण हो रहा है इसमें दो अचल नरयुग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? दो अचल, हाँ, नरयुग्मक। इन्हीं को हम नरजननक कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? अगुणित नरयुग्मक कोशिका, ठीक है, या कहेंगे नरजनन कोशिका। इतना क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पे एक और कोशिका का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कोशिका। ये कहलाएगी कायिक जनन कोशिका या नलिका केंद्रक या नलिका केंद्रक। यहाँ पर जो मैंने लिखा था कि पहला नर जननक जब अंड कोशिका से मिलता है तब एक युग्मनज का निर्माण होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि परागकण की संरचना में दो नर युग्मक बनते हैं, दो अचल नर युग्मक, ठीक है। यानी कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स का निर्माण होता है, जो एक तो मिलता है किससे? अंड कोशिका से, ठीक है। तभी ये क्या कहला रहा है? निषेचन। ये सिर्फ क्या कहला रहा है? निषेचन। वहीं पर दूसरा जो नर युग्मक होगा वो आगे चल करके द्वितीय केंद्रक से मिल करके एक भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, तब वो निषेचन क्या कहलाएगा? दोहरा निषेचन। मैंने अभी बताया कि आवृतबीजी के पौधों में, सिर्फ आवृतबीजी के पौधों में 2 बार निषेचन होता है। कितनी बार होता है? 2 बार, ठीक है। इसको आप बना लीजिए डायग्राम को। वैसे मैं अभी बताऊंगी डबल फर्टिलाइजेशन में ही, लेकिन समझने के लिए बना लो इसको, नोट कर लो जल्दी से। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अभी इसी में काफ़ी है निषेचन में। देखिए हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिया आज, ठीक है। 2 क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। एक तो ये कि निषेचन क्या है, दूसरा क्या पढ़ा है? निषेचन कैसे होता है। अब पढ़ेंगे कि निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन, ठीक है, कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आगे बढ़े? बन गया? ठीक, इरेज कर लो। और क्या?
और क्या, कॉपी में लिखते हो ना बैठ के, लेकिन ये आगे तक काम आएंगे ये नोट्स, ठीक है, संभाल के रखना इनको। देखिए अब हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हमारा 3rd क्वेश्चन क्या होगा, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ताकि एक ही में आ जाए, एक ही बार में। 3rd क्वेश्चन होगा, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है मैंने, बताओ। होने वाले परिवर्तन, किसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पुष्प में, ठीक है। देखो ये सिर्फ पुष्प की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ पुष्प की। कौन से वाले हिस्से की, पुष्प के भाग की, ठीक है। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते जो हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। तो हम सिर्फ इन्हीं 4 भागों की बात करेंगे। बाह्य दलपुंज, दूसरा लिखिएगा दलपुंज, तीसरा लिखेंगे पुमंग, ठीक है। 4th जयांग के केवल 2 भाग लिखेंगे, कौन से, वर्तिकाग्र और, अरे भैया ना से कहाँ पहुँच गए तुम लोग, हाँ वर्तिका। मैंने बोला ना कि पुष्प के सिर्फ 4 भागों की बात हो रही है। इनका काम क्या था ये बताओ, इनका काम सिर्फ ये था, क्या काम था बताओ, केवल सहायता करना। क्या काम था, सहायता। कहाँ सहायता कर रहे हैं ये, कहाँ पर सहायता कर रहे हैं, ये सहायता कर रहे हैं निषेचन, हाँ निषेचन कराने में। इनका सिर्फ काम क्या था कि ये केवल किसको, परागकण को और अंडकोशिका को निषेचित कराने में मदद करते हैं, ठीक है। अभी दिखाया था कि वर्तिका के माध्यम से होता हुआ, ठीक है, परागनलिका कहाँ पहुंची थी, कहाँ पहुंची थी, अंडाशय में। कितनी जल्दी भूल रहे हो, याद करो सही से, टेस्ट लूंगी तुम लोगों में, टेस्ट लूंगी किसी दिन, ठीक है, कल पूछूंगी ये सब। दोहरा निषेचन तभी समझ आएगा जब आप पहले निषेचन को ठीक से समझ लोगे, इसको नहीं समझे तो उसको भी नहीं समझ पाओगे, और इस क्लास में आपको समझ आ जाएगा, ये बात तो मैं कह रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो इनका काम होता था केवल जनन में सहायता करना, उसके बाद क्या होते हैं, ये झड़कर गिर जाते हैं, जैसे पत्तियां पुरानी हो जाती हैं पौधों में, क्यों भाई, वैसे ये झड़कर गिर जाते हैं, जैसे तुम लोग गुस्से में मुरझा जाते हो, है ना, ऐसा लगता है कि आज लग रहा है डांट पड़ी है या लड़के आए हो। तो उसी तरह ये भी क्या करते हैं, जनन में सहायता करने के बाद इनका कोई भी काम नहीं है, अब ये बेकार हो गए। तो जब जो चीज़ बेकार हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, सारे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम निषेचन के बाद बीजांड में परिवर्तन पढ़ेंगे। किस में परिवर्तन पढ़ोगे, हाँ, क्योंकि इन्होंने क्या करा, परागनलिका को बीजांड तक पहुंचा दिया। अब जब परागनलिका बीजांड में एंटर करती है तो उस टाइम क्या क्या चेंजेस होंगे, देखो पहले तो हमें बीजांड के भाग पता होना चाहिए। पहला भाग क्या है, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय बताया था, ठीक, याद है या नहीं तुम लोग, नहीं याद, हाँ याद करोगे तुम लोग, तुम्हारी जगह हम याद कर ले रहे हैं, चलो ठीक है, मैं याद कर ले रही हूँ। पेपर देने को मिलेगा मुझे तो मैं पेपर भी दे आऊँगी, तुम लोग आराम करो, बस केवल मार्कशीट लेने आना, ठीक, और क्या, पता हो सकता है मार्कशीट भी घर तक पहुँच जाए, उससे भी लेने ना आना पड़े। जल्दी से पढ़ेंगे, देखो अंडाशय, अंडाशय भित्ति, बीजांड, ठीक है, बीजांड काय,
ये सब पढ़े थे मैंने, ये सब पढ़ाए थे मैंने तुम लोगों को। कब? जब बीजांड पढ़ाया था तब। बीजांड ब्रंत समझ आ रही है राइटिंग? ठीक है, बीजांड ब्रंत हो गया, बीजांड द्वार। और क्या पढ़ाया था इसमें? एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं। अरे वो सब नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। नहीं नहीं नहीं, वो सब हो गया। अध्यावरण, अध्यावरण में कौन कौन से बताए थे? हाँ, पहले बाह्य लिखो, बाह्य। और दूसरा क्या था? अंतः। जब परागनलिका बीजांड में एंटर करेगी तो उस समय जितने भी बीजांड के भाग हैं इन सब में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होंगे? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पौधों में जो भी आप पढ़ रहे हो अभी निषेचन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब कोई भी एक स्टेप जैसे निषेचन होगा तो उसके बाद उसके जितने भी भाग हैं वो क्या होंगे कि बदल के दूसरे अंग में विकसित हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन देखो, अंडाशय में, अंडाशय किस में बन जाता है? फल में। अंडाशय भित्ति किसका निर्माण करती है? फल भित्ति का। फल भित्ति पढ़ाई थी, फल में पढ़ाया था ना फल भित्ति। तो फल भित्ति का निर्माण करती है। बीजांड क्या बनाने लगते हैं? हाँ, बीजांड से बीज बनने लगते हैं, यानी बीज बनाते हैं। बीजांड काय नष्ट हो जाता है। हाँ, इसका कोई काम नहीं है, यह बेकार, इसलिए इसको हटा दिया। बीजांड ब्रंथ भी नष्ट हो जाता है, इसका भी कोई काम नहीं है वहाँ पर। ठीक है, बीजांड द्वार, इसका काम है, क्या काम है बताओ? बीजांड में बताया था, जल्दी बताओ। बीजांड द्वार का, बीजांड द्वार का काम था पराग नलिका में प्रवेश। बीजांड द्वार के माध्यम से होता है ना। ठीक है, लिखो फिर। तो इसीलिए बीजांड द्वार जो है ये खत्म नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है। तो लिखो ये इसी रूप में रहता है। ठीक है, ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि अगर बीजांड द्वार खत्म हो गया तो पराग नलिका एंटर कहाँ से करेगी? ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा? खत्म नहीं होगा। अब देखेंगे अध्यावरण। अध्यावरण में जो बाह्य वाला है वो बीज चोल का निर्माण कर लेता है, और अंतः वाला एक अंतः कवच बनाता है भ्रूण कोश के लिए, जिसे टैगमेन भी कहते हैं, जिससे भ्रूण कोश को क्या मिले? प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, सुरक्षा मिले सके, इसलिए। अब इसका एक लास्ट स्टेप बचा है, देखो। लास्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद भ्रूण कोश में परिवर्तन। ठीक है, भ्रूण कोश में, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है बिल्कुल। भ्रूण कोश में क्या क्या चीजें बदलेंगी ये देखो। भ्रूण कोश का डायग्राम देखा है एम्ब्रियो सैक का? कहाँ देखा है बताओ? कल बनाया तो था, वही तो होता है, और क्या होगा? देखो, ये है भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश में क्या होगा? जब निषेचन के बाद की बात हो रही है, यहाँ पर एक अंडकोश का रह जाती है, और ये होती है सहायक जनन कोश का। ठीक है, ये कल जब मैं दोहरा निषेचन पढ़ाऊंगी आप लोगों को तभी भ्रूण कोश के बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ ये बता रही हूँ क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये जो है ये पैन बन जाती है। पैन का मतलब हो गया प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। ठीक है, ये वाली जो है ये क्या कहलाएगी? अंडकोशिका।
इसके साथ में इसके जो आसपास है ये कहलाती हैं सहायक जनन कोशिका, लेकिन ये कैसे हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। इंग्लिश में कहते हैं सिनर्गिड्स। और इसके ऊपर भी क्या होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो भ्रूण कोश में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होती हैं। पहली लिखेंगे हम सहायक जनन कोशिका। ठीक है, दूसरी लिखेंगे प्रतिमुखी जनन कोशिका। तीसरी क्या होगी, अंड कोशिका। और लास्ट होगी इसकी द्वितीयक केंद्रक। अभी इसमें क्या है, केवल प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण हुआ है। ठीक है, जब दोहरा निषेचन होगा तब ये एक भ्रूण पोष का निर्माण करता है सीधे। कौन, द्वितीयक केंद्रक करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो सहायक जनन कोशिकाएं, मैंने बताया ना कि डीजेनरेटेड सिनर्गिड्स, यानी कि ये क्या हो गई, ये खत्म हो गई। कैसे हुई, जब पराग नलिका ने बीजांड में प्रवेश किया तभी उस समय क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाँ, नष्ट हो जाती हैं। पराग नलिका के प्रवेश करने पर जो सहायक जनन कोशिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं, फटकर वो टूट जाती हैं और उसके बाद वो समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह से प्रतिमुखी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। जो अंड कोशिका है यानी ये, ठीक है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगी बताओ, अंड कोशिका भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है और द्वितीय केंद्रक भ्रूण पोष का निर्माण कर लेता है। ये पूरा हो गया आपका आज निषेचन। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको निषेचन समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। कल हम क्या पढ़ेंगे, दोहरा निषेचन, उसको भी इसी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई क्लास में दोहरे निषेचन।